नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टिप्पणियों को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रमुख पहलुओं तक सीमित रखूंगा। मुझे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को देखने का अवसर नहीं मिला है। नियम कानून के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और प्रावधानों को उचित ढंग से समझने में सहायता पहुंचाते हैं। तो भी हमें उन परिवर्तनों की जानकारी है जिन्हें सितंबर 1994 में संशोधन के जरिए इस अधिनियम में लाया गया। संवैधानिक आदेश बहुत स्पष्ट हैं। इसमें बताया गया है कि पंचायतों को कैसा होना चाहिए, उनके अधिकार क्या हैं और अगर उन्हें वित्तीय और मानवीय संसाधन उपलब्ध कर दिए जाएं तो अपने दायित्वों को निभाने के लिए उन्हें कौन से कार्य करने हैं। पंचायतों की कामकाज संबंधी स्वायत्तता और उनकी जवाबदेही और उनकी पारदर्शिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य पर निगाह डालते हैं तो मुझे अनुभव होता है कि यहाँ आशा की किरण है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पंचायतों में लगभग 5 लाख वार्ड हैं और चुनावों के संचालन में 5 लाख लोग शामिल रहे हैं। यहाँ चुनाव कराना निश्चय ही बहुत बड़ा काम था और एक बार में ही सफलतापूर्वक चुनाव का संपन्न हो जाने का श्रेय राज्य प्रशासन को जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है सत्ता का हस्तांतरण। मैंने अगस्त 1994 के सरकारी आदेश का अध्ययन किया है। इसमें 24 अनुसूचियां हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को सत्ता के हस्तांतरण का संकेत देती हैं। इसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक अभ्यास किया गया है और विभिन्न स्तरों पर सत्ता को हस्तांतरित किया गया है। स्वयं इस अधिनियम में ग्राम पंचायत को अधिकांशतः नगर पालिका संबंधी कामकाज दिए गए हैं। जनपद पंचायत को विकास संबंधी कार्य और जिला पंचायत को अनुवीक्षण का काम सौंपा गया है। लेकिन जो आदेश जारी किए गए हैं उनमें विकास संबंधी कार्यों को सभी स्तरों पर पंचायतों को दिया गया है। यह एक सुखद परिवर्तन है। फिर भी यह काम अभी होना बाकी है कि इन प्रावधानों को अधिनियम में शामिल कर लिया जाए ताकि एक तरह का स्थायित्व और वैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो। राजस्व संबंधी कामकाज के बारे में व्यवस्था विशेष रूप से उत्साहवर्धक है। भू राजस्व की वसूली और साथ ही इसके विनियोग का काम पंचायतों को दिया गया है जो उचित ही है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत स्तर पर भू राजस्व ही आय का एकमात्र स्थायी साधन है और अगर यह पंचायतों को मिलता है तो उन्हें अपना काम प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही कुछ धनराशि मिल जाएगी। किसी भी राज्य के कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों में इसकी व्यवस्था की गई है। इससे पंचायतों के कामकाज में गति आएगी। यह एक सकारात्मक बात है। बाजार से प्राप्त शुल्क पंचायतों को मिलता है और अब भू राजस्व भी उन्हें मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनपदों के पास कोई राजस्व नहीं है। मेरा विचार है कि भू राजस्व को आपस में बांट लेना चाहिए। कुछ राजस्व का 60% ग्राम पंचायत के पास रह सकता है
20% जनपद के पास और शेष प्रतिशत जिला पंचायत के पास दिया जा सकता है। हमें याद है कि 1989 में एक सर्वेक्षण किया गया था और यह देखा गया था कि राज्यों में पंचायतों की औसत प्रति व्यक्ति आय 60 पैसे थी। मेरे विचार से उस समय से आज तक स्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। 60 पैसे की प्रति व्यक्ति आय से किसी पंचायत को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा करों, अनुदानों और करों की जिम्मेदारी के जरिए बाहर से लाना ही होगा। मुझे आशा है कि राज्य वित्त आयोग इन पहलुओं पर ध्यान देगा और इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने से मामले में सरकार पर्याप्त रूप से अनुकूल रुख अपनाएगी। वित्तीय संसाधनों पर ध्यान दिया गया है और वर्तमान में जो भी व्यावहारिक है किया गया है। फिर भी भूमि कर को लेकर मेरे अंदर कुछ शंकाएं हैं। भूमि राजस्व और उपकर पहले से ही मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त जमीन पर लगने वाले कुछ अन्य करों का भी प्रावधान तैयार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2 तरह के कर लागू किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, प्रत्येक रुपए पर 50 पैसे का उपकर और 1% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क। अधिनियम में करों के लिए 2 अनुसूचियां दी गई हैं। इनमें से एक बाध्यकारी है और इसके अंतर्गत 6 मदें हैं। दूसरी वैकल्पिक है और इसमें 14 मदें हैं। इसके अतिरिक्त जमीन पर भी कर लगेंगे। यह देखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य होगा कि कर के बोझ को संबद्ध भूमि झेल सकती है या नहीं। सभापति जी, भारत के अग्रणी मनीषियों ने राष्ट्र के विकास के लिए युवा शक्ति का उपयोग करने के प्रयास किए हैं और इनमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम उल्लेखनीय हैं। यह मात्र संयोग ही नहीं है कि महात्मा गांधी और कवि टैगोर ने अपने अपने तरीके से आश्रम की अवधारणा का उपयोग साबरमती और शांति निकेतन में यह दिखाने के लिए किया कि समाज की परंपरा और सभ्यता की परिधि में रहकर भी अभिनव प्रयोग किए जा सकते हैं। मैं विशेष रूप से कवि के उस शैक्षिक दर्शन और शिक्षा पद्धति में उन प्रयोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। आपको याद होगा कि श्री निकेतन में कवि और उनके मित्र ने ग्रामीण नवनिर्माण की उस कार्य योजना को आगे बढ़ाया जिसमें एक साथ अनुसंधान, सामाजिक कार्य, कृषि में नए प्रयोग तथा ऐसे लोगों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी कि जो श्री निकेतन से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के विकास को प्रोत्साहन देने जाएंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को आधार बनाकर ग्रामीण उद्योगों, विशेषकर खादी, कातने और बुनने के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य योजना बनाई थी वह भी बहुत कुछ इस योजना से मिलती जुलती ही थी। यद्यपि इन दोनों महान चिंतकों में पारंपरिक उद्योगों का आधुनिकीकरण जैसे कुछ विषयों पर मतभेद थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक था एवं दोनों ने ही अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए आश्रम को आधार बनाया। मानव संसाधन विकास में युवा पीढ़ी की भूमिका पर समसामयिक अर्थव्यवस्था और समाज की नई मांगों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है। संभवतया युवा पीढ़ी की भूमिका पर तथा युवा पीढ़ी को संसार से परिचित कराने वाले शैक्षिक संस्थानों की भूमिका पर पुनर्विचार करते समय हमें रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में किए गए शैक्षिक प्रयासों के मूल में उनके दर्शन के अध्ययन से बहुत लाभ हो सकता है। हमें अपने नए चिंतन
और कर्म का आधार टैगोर जैसे महान नेताओं के कार्यों और परंपराओं को बनाना होगा। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षित युवा पीढ़ी मानव संसाधन विकास और मोटे तौर पर समाज के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है? शायद ऐसी गतिविधियों के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: निरक्षरता उन्मूलन, गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन। सभापति जी, रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भागीदारी तथा जनसंख्या संबंधी शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रश्रय देने के लिए लोगों की चेतना में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षित युवा पीढ़ी का उपयोग करना है। स्टॉप।